आगाज करते हैं विद अ क्वेश्चन। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी। करें। ओके। इमेजिन करें ये मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है और इस फ्लैट सरफेस के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेमिस्फेयर? ओके। एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। इस हेमिस्फीयर का रेडियस है आर। ओके। जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, लेट्स से कोई मेटल है। ओके। और इसका मास है 50 किलोग्राम्स। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द प्रेशर exerted by the sphere on the ground। जल्दी से जरा इस क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम, सॉल्व करके देखें। कैलकुलेट द प्रेशर exerted by the sphere on the ground। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं याद करता हूं, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। डू यू हैव फोर्स एनीवेयर? You have 50 kilograms, that is mass, that is not force. So instead of force, you can place mass into gravity divided by area. Area कौन सा यूज होगा? जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, यानी दैट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो जमीन के साथ कांटेक्ट में होगा, हमें उसका एरिया यूज करना है। Isn't this a circle? मैंने कहा हेमिस्फेयर है, तो इसका मतलब ये होगा कि सर्कुलर एरिया यूज होना चाहिए ना, पाई आर स्क्वायर। सो इंस्टेड ऑफ एरिया आई एम गोइंग टू प्लेस पाई आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू मैंने आपको दी नहीं है, इसका मतलब है कि आपका फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ रेडियस आना चाहिए, है ना। फाइनल आंसर के अंदर आर मौजूद होगा, उसकी कोई वैल्यू डाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ले जी, मास की जगह पर आ जाएगा 50, ग्रेविटी की जगह 9.8 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें, 50 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय पाई, क्या आंसर आता है? 155.97 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 156 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पास्कल्स। जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन के अंदर आपको हर वैल्यू गिवन भी हो। अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इसकी ऑप्शंस देख के आप बता सकते हैं, उसके अंदर आंसर्स इन टर्म्स ऑफ आर मौजूद होंगे। अगर आर की कोई वैल्यू दे दी जाएगी तो फिर जाहिर है फाइनल में एक न्यूमेरिकल आंसर आपके पास आएगा। इज दैट ओके? ऑलराइट। एक चीज हमारी रह गई है, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज के लेसन में इसको कंक्लूड करेंगे, देन विल ट्राई आउट अ फ्यू क्वेश्चंस। मोमेंटम पहले डिस्कस हो चुका है, जरा क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। मोमेंटम, हाउ डू वी डिफाइन इट? हाउ डू वी डिफाइन इट? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मैं स्पीड लिख दूं वेलोसिटी की जगह तो क्या वो ठीक होगा? अगर वेलोसिटी की जगह स्पीड लिख दूं तो वो ठीक नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि मोमेंटम एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर है। इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है वो आएगी। अब देखें, यहाँ वेलोसिटी के ऊपर भी मैंने एक छोटा सा एरो बनाया है।
मोमेंटम के ऊपर भी एक छोटा सा एरो बनाया है। क्या आप सब मेरे साथ हैं फिलहाल? ओके। इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने याद करवाया था, F इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एम वी की जगह फाइनल मोमेंटम, एम यू की जगह इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब दो मोमेंटम सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डू यू रिमेंबर इन लेसन वन वी ट्राई टू डिफाइन फोर्स? क्या होता है? फोर्स वाज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हमने फोर्स को डिफाइन किया। अपने पेपर में अब आप फोर्स के लिए पुश और पुल नहीं लिख सकते, इसको भूलना नहीं है, टैटू बनवा ले यहाँ कहीं हाथ पे। फोर्स इज डिफाइंड एज द rate of change of momentum। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है? मोमेंटम का डिफरेंस लेके उसको टाइम से डिवाइड कर दें, दैट्स व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। ओके। बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। नहीं जी, एनर्जी का नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 2 नंबर के लिए ये डिफाइन करने को आता है, एनीबडी? हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। एक बात मिस कर दिया आपने, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड, जिसको ये खातून ने क्लोज्ड सिस्टम कहा, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एन इवेंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कोलिजन और एक्सप्लोजन, remains the same after the event। मैं अभी वन बाय वन स्टेटमेंट में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको आपके लिए डिस्क्राइब करूंगा, मेरे साथ रहेगा। आई अंडरस्टैंड बोरिंग है, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट है, जरूरी बातें। अगर ये स्टेटमेंट बहुत लंबी लग रही है, मजा नहीं आ रहा, तो इसकी जगह आप ऐसे भी कह सकते हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। लें जी, जरा अगर इसको याद करना आसान है तो इसको याद कर लें। पेपर में बारहा ये स्टेटमेंट पूछी जा चुकी है, इसलिए हमें इसको मेमोराइज करने की जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं आइसोलेटेड की। और ये इवेंट जो मैंने कहा है, ये दो तरह के हो सकते हैं, कोलिजन या एक्सप्लोजन। आइसोलेटेड का क्या मतलब है? आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, लोनली, है ना, सैड सॉन्ग लगा लेते हैं फिर वो वाली फीलिंग। आइसोलेटेड का मतलब है अकेला। दैट मीन्स उसके ऊपर बाहर से किसी और चीज का इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए, नो एक्सटर्नल फोर्स। कोलिजन कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है, एक अकेला ऑब्जेक्ट तो कोलाइड नहीं कर सकता, ठीक है। और एक्सप्लोजन, कोलिजन का मतलब होता है टकराना, और एक्सप्लोजन का मतलब होता है कोई चीज जो रखी हुई थी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। मैं भी आपको दोनों केसेस दिखाऊंगा। टोटल मोमेंटम का मतलब है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, 10 थे, 100 थे, जितने भी पार्ट्स थे, उन सब का अलग अलग मोमेंटम निकाल के ऐड कर लो।
दैट विल बी कॉल्ड द टोटल मोमेंटम। अब कोलिजन से पहले जितना टोटल है और कोलिजन के बाद जितना टोटल है वो दोनों बराबर रहते हैं। एक ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है लेकिन टोटल चेंज नहीं हो सकता। मेरे पास 100 रुपए हैं, इस गरीब के पास 50 रुपए हैं। मैं थोड़े से पैसे इसको दे देता हूँ, 10 रुपए दे दिए, मेरे पास 90 रह गए, इसके पास 60 हो गए। फिर मैं और 10 दे देता हूँ, 80 हो गए, इसके पास 70 हो गए। लेकिन टोटल उतना ही रह रहा है। यू अंडरस्टैंड? टोटल दो ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराएंगे तो असल में होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट अपना मोमेंटम का थोड़ा सा पार्ट दूसरे वाले को दे देता है। इसकी वजह से एक के पास कम होता है तो दूसरे के पास ज्यादा हो जाता है। जब ऐड करोगे, टोटल करोगे, तो दोबारा उतना ही आना चाहिए इतना पहले है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम चेंज हो सकता है लेकिन टोटल मोमेंटम चेंज नहीं। लेट्स सी। कंजर्व्ड का क्या मतलब है? स्टेज द सेम। टोटल मोमेंटम सेम रहेगा लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का चेंज हो सकता है। ध्यान से देखेंगे, जरा मेरे साथ रहिएगा प्लीज। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और इसकी स्पीड है u1। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2 और इसकी स्पीड है u2। अब देखिए, मैं स्पीड बोल रहा हूं लेकिन अगर ये राइट की तरफ है तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर ये लेफ्ट की तरफ है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। मैं अगर स्पीड बोल रहा हूं तो मैं गलत बोल रहा हूं। आई शुड बी सेइंग वेलोसिटी बिकॉज डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर भी इस बात पे ज्यादा गौर नहीं करता, एग्जामिनर भी अक्सर कहेगा इट हैज स्पीड, लेकिन बता देगा कि राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है। तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, इफ इट इज टुवर्ड्स राइट इट हैज टू बी पॉजिटिव, इफ इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट इट हैज टू बी नेगेटिव। ओके, चलो। दिस इज बिफोर दे कोलाइड। जब ये कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, टकराने से क्या मास चेंज होता है? नहीं, टकराने से मास नहीं चेंज होगा लेकिन वेलोसिटी जरूर चेंज हो सकती है। जरा हेल्प मी मेक अ स्टेटमेंट हियर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने में मेरी मदद करेंगे। ध्यान से देखें। सिग्मा पी आई इक्वल्स टू सिग्मा पी एफ है। सिग्मा क्या मतलब? है ना, ये तो अजीब सी चीज कहाँ से आ गई सर, ये फारसी की बोल रहे हैं आप। सिग्मा का मतलब होता है एड, सम। ये एक मैथमेटिकल सिंबल है, जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सिंबल्स हैं, इसी तरह ये एक मैथमेटिकल सिंबल है। इसमें पी क्या है? मोमेंटम। आई क्या है? इनिशियल। तो सिग्मा पी आई का क्या मतलब हुआ? सम ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। नाउ हेल्प मी। टकराने से पहले कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? टकराने से पहले दो, और टकराने के बाद दो। तो टकराने से पहले कितने मोमेंटम्स होंगे? टकराने के बाद, हेल्प मी, पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे निकलेगा? m1 इंटू u1। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंटम कैसे निकलेगा? m2 u2 इक्वल्स टू। अब आते हैं फाइनल वाली साइड पे। टकराने के बाद पहले ऑब्जेक्ट का कितना मोमेंटम है? नहीं, प्लस v1 नहीं, m1 v1, क्योंकि हम मोमेंटम्स निकाल रहे हैं। प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का कितना मोमेंटम है? m2v2। अक्सर लोग इसको एज अ फॉर्मूला याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं जी, जरूरत नहीं है। अगर आप ये बात समझते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलग से निकालें, आफ्टर कोलिजन अलग से निकालें, उनको ऐड करते हैं, तो मोमेंटम को फाइनल वाले इनिशियल वाले इक्वेट करने हैं हमने। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा गौर से देखिएगा। लेट मी गिव यू एन ए लेवल क्वेश्चन। सही है, मजा आएगा। सेम है, ए लेवल ओ लेवल में कोई फर्क नहीं है, कंटेंट बिल्कुल सेम है। लेट्स सी। ये एक गाड़ी है, दिस गाड़ी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, इट हैज अ mass of small m। ऑल्सो ये एक ट्रक है,
This truck is parked and it has a velocity of 0. इसका mass है 3m. ये बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन है. आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये गाड़ी इस ट्रक के साथ टकराती है एंड इट गेट्स स्टक टुगेदर. दोनों आपस में चिपक जाते हैं. आपसे ये कहा जा रहा है जी, फाइंड आउट देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. नाउ आस्क योरसेल्फ, how many objects there are before the collision happened and how many objects there are after the collision happened. If they got stuck together, that means now they have become a single object. Sum of initial momentums equals to sum of final momentums. Try कीजिएगा. जहमत करें, जरा तहरीर फरमाइए. जी, वेरी इजी. हाँ, इनकी फाइनल कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है. आपने भी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, ओ लेवल में भी रेलेवेंट है. कॉमन वेलोसिटी को मैंने एक्स कहा है. सॉल्व करें, शाबाश. फर्स्ट आइडेंटिफाई. टकराने से पहले दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जरा इनका मोमेंटम अलग अलग निकाल लेते हैं. जरा मुझे बताइएगा, इस गाड़ी का मोमेंटम कैसे निकलेगा? m मल्टीप्लाइड बाय v. और ये जो ट्रक है, इसका कितना मोमेंटम होगा? 3m मल्टीप्लाइड बाय 0. द आंसर इज 0. आफ्टर दे कोलाइडेड, कोलिजन के बाद, दे हैव बिकम अ सिंगल ऑब्जेक्ट नाउ. तो मास कितना हो गया टोटल? 4m हो गया जी. m प्लस 3m. मल्टीप्लाई करना है इनकी फाइनल वेलोसिटी को, हमने x कहा हुआ है, तो 4mx. अब इस एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं. सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स. पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था mv, दूसरे का कितना था? 0. इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है 4m मल्टीप्लाइड बाय x. अब बस m और m दोनों साइड से कट जाएगा. v डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू x. दैट्स योर आंसर, v बाय 4. मुझे बताएं, पसंद आया? Yeah. अच्छा, कौन सा वाला? 4m मल्टीप्लाइड बाय x. x क्या है? जब कोलिजन के बाद ये चिपक के आगे मूव कर रहे थे, तो उनकी कॉमन वेलोसिटी को हमने x कहा था. ठीक है, तो इसलिए इनका मास को उसकी वेलोसिटी x के साथ मल्टीप्लाई करना था. जी, आई कैन रिपीट दिस एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट. I need your attention now, Aisha. You need to identify that these two objects, they haven't collided with each other yet. है ना? पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना होगा? mass multiplied by its velocity, that becomes mv. After that, we move on to the second object that was initially at rest. The mass got multiplied with its initial velocity, that's 0. So 3m multiplied by 0 gives me 0. Right? ये अभी कोलिजन से पहले वाले इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम्स हैं. After they got collided, after they collide, they get stuck together. Now when two objects are stuck together, they are behaving like a single object now. तो अब सिंगल ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा? m प्लस 3m. 4m, तो मैंने यही लिखा 4m. और फिर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना था इनकी वेलोसिटी के साथ, ताकि मोमेंटम आ जाए, तो वो है x. सही. अब देखना ये है, इनिशियल मोमेंटम की जगह पर मैंने डाला mv और इसके साथ ऐड किया ये वाला 0. सही. और फाइनल मोमेंटम की जगह पर मैंने क्या किया? 4m मल्टीप्लाइड बाय x.
ये एक्स में हम इंटरेस्टेड हैं, सी कॉमन वेलोसिटी के आगे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, सॉरी, वी नीड टू फाइंड आउट एक्स, सो वी मेक एक्स द सब्जेक्ट। एम दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाता है, 4 वहां जाके डिवाइड हो जाता है। हैप्पी? मुश्किल है? नहीं, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं फिर इसको। आप I'll give you an example. मजा आएगा, आपको भी आएगा। An object A of mass 3 kg moving rightwards at 3 meters per second collides with B of mass 2 kg moving leftwards at 1 meters per second. B goes back along its initial path at 3 meters per second. Calculate the final speed of A. मजा आएगा, इतनी सारी अंग्रेजी लिखी गई ना इधर, ऐसी कुछ भी बोल दो। नहीं, देखें, here is a tip that I'll give you. If there is a question that has a lot of अंग्रेजी in it, always make a diagram. If the diagram is not there, always make a diagram. अभी आपको इस बात की अहमियत का अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत अच्छी टिप दी है मैंने आपको। तस्वीर बनाएं, उसके ऊपर मैसेज लिखें, उसके ऊपर वेलोसिटीज लिखें, और फिर उसके बाद सोचें कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। नहीं, आसानी हो जाती है। अंग्रेजी वैसी कमजोर है आप लोगों की, समझ ही नहीं आएगा आपको कि हो क्या रहा है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, इसका मास है 3 kg, और ये राइटवर्ड्स जा रहा है, स्पीड है 3 मीटर्स पर सेकेंड। और ये एक और ऑब्जेक्ट है बी, इसका मास है 2 kg, और ये लेफ्टवर्ड्स मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। ये तो बिफोर वाली सिचुएशन हो गई। अब आते हैं जरा आफ्टर वाली बात पे, देखते हैं। आफ्टर में ए का मास तो 3 kg है, और बी का मास गिवन है 2 kg। आपसे कहते हैं बी गोज बैक अलोंग इट्स इनिशियल पाथ। पहले वो लेफ्ट की तरफ आ रहा था, अब वो राइट की तरफ जाएगा एट 3 मीटर्स पर सेकेंड। आपसे कहते हैं ए की फाइनल वेलोसिटी निकाल के दिखाएं। आप देखें डायग्राम मैंने बनाई है, तो नाउ इट वुड हैव बीन इजी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट। देखते हैं, अटेम्प्ट करें, शाबाश। जो लोग आंखें बंद करके मजा ले रहे हैं सोने का, ना करें, कॉपी पेंसिल निकालें और लिखने की जहमत करें, लिखने की जहमत करें, शाबाश। लिख के सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। 1/3 क्या आंसर है भाई? 1/3 तो नहीं आ रहा, 0.33 आ रहा दो लोगों का। तो अच्छा, एक और नया आंसर है। इन सबका अलग अलग आ रहा है, ये क्या बात हुई? एक बात आपको याद करवाता हूँ, ये बी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। नहीं, लास्ट में नहीं लिखेंगे, ऐड करने से पहले लिखें। अच्छा,
क्या आ रहा है? वो, इतना सारा, आई थिंक 3 से तो कम ही होगा। ले जी, एक बंदे का और 1/3 आ गया है। वाह, एक और बंदे का 1/3 आ गया जी, मुबारक। ऐसे लग रहा है कि शायद ये ठीक है। लेट्स सी। जल्दबाजी की बजाय मैं दोबारा उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से शुरू करता हूं। सिग्मा पी आई इक्वल्स टू सिग्मा पी एफ। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट का, अच्छा एक और का 1/3 आ गया। पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालते हैं, 3 × 3। क्यों? ये 3 इसका मैस है और ये 3 इसकी वेलोसिटी है, दैट गिव्स मी 9। बी का कितना मोमेंटम आएगा? 2 × माइनस क्यों है? लेफ्ट की तरफ है, तो मोमेंटम आ गया -2। अब आफ्टर वाली साइड पे आ जाते हैं। इसका मोमेंटम कितना है? 3 × V। ये V हमने फाइंड करना है। और इसका मोमेंटम देखते हैं, 3 × 2, दैट गिव्स मी 6। अब इनिशियल मोमेंटम्स की तरफ आते हैं। 9 प्लस -2 इक्वल्स टू 3V प्लस 6। 9 प्लस -2, दैट गिव्स मी 7 इक्वल्स टू 3V प्लस 6। 6 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1/3 इक्वल्स टू V। द आंसर इज 0.33 meters per second. Such a question can be expected for 3 marks in your paper. Okay. इसमें एक छोटी सी चीज का ख्याल रखने से आपका पूरा आंसर ठीक हो सकता है, वो है ये वाला माइनस साइन। लोग गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मेरे से करें। आई गेट पेड टू डू दिस। अच्छा, चलो, आई होप यू गेट द आइडिया हाउ टू अप्लाई द लॉ। एक और क्वेश्चन दे दूं? एक और दे दूं? ले जी। दो ऑब्जेक्ट। ये बिफोर वाली सिचुएशन है और ये आफ्टर वाली सिचुएशन है। जरा सॉल्व करके बताएं कि पहले ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से जाके दूसरे वाले से टकराना पड़ेगा। लिख के होगा, लिख के। Just stare at it hard enough so it might solve it on its own. उठ जा। सैड जिंदगी है बच्चों की। हाँ, पता नहीं, देखते हैं। लेडीज का आंसर आया। Sum of initial momentums equals to sum of final momentums. Initial momentum कितना है? 5 multiplied by x plus 2 multiplied by -0.6 equals to 5 plus 2 becomes 7 multiplied by 2.2. 5x minus 1.2 equals to 15.4. 5x equals to 15.4 plus the 1.2. X equals to 16.6 divided by 5. The answer is 3.32 meters per second. आई होप आपका भी यही आंसर है। नहीं, ये आंसर नहीं। 3 लोग बहुत खुश खुश एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, क्या बात है?
ना करें. This is depressing stuff. Don't even smile about it. Okay. लो भाई, I'm going to show you what is recoil. A gun being shot. क्या आपने कभी असली वाली गन चलाई है कोई? अच्छा, ना करो. ठीक ठाक भारी होती है, आपने कैसे चला ली? अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ? अम्मी ने उठा दिया, बेटा उठ जाओ, सुबह होगी. अच्छा, तू वैसी तो डाकू टाइप बंदा लगता है. चलाई होगी तूने असली वाली? अच्छा, बड़ी बात है यार. चलो. अच्छा, अब सीन ये है कि जब भी आप गन चलाते हैं ना, वंस यू फायर इट, यू फील दिस मोशन बैकवर्ड, है ना? फील दिस बैकवर्ड. ठीक है. अच्छा, सिर्फ इस गन की सिचुएशन में ये बैकवर्ड फीलिंग नहीं आती. मैं अभी 2 दिन पहले एक स्विमिंग पूल पे गया हुआ था, तो उन्होंने ना हमें एक पाइप दे दिया और ठंडा पानी आ रहा था उसमें, ट्यूबवेल बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी आ रहा था. वंस आई हेल्ड इट इनसाइड द स्विमिंग पूल, तो मैं खुद पीछे जा रहा था. माल मैं अगले एवरीथिंग. अच्छा, एक और बात बताता हूँ. क्या आप खड़े खड़े कैन यू जंप? नो, नो. यू हैव टू बेंड योर लेग्स डाउनवर्ड्स पहले, एंड देन यू लॉन्च योरसेल्फ. खड़े खड़े विदाउट बेंडिंग योर लेग्स यू कैंट जंप. यू कैंट डू इट. नहीं कर कर. चलो, डांस करके दिखाएगा अभी हमें. हाँ, देव टांगे बेंड ली, बेंड है, और फिर भी बेंड की. नहीं, इतने होती है ना, हर हाल में पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं है? चल कर, आजा. हो सकती है. हाँ, तो बैंड हुई है टांग में हुई. ये- ये- मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है. नहीं, आई नो द फिजिक्स. सीन ये है कि इमेजिन करना, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज. ये मैंने एक गन बनाने की कोशिश की है. हाँ, मेरे प्लेनेट पे ऐसी होती है. ठीक है, इसमें ये एक बुलेट है. गौर से सुनना, खूबसूरत बात है. गौर से, खूबसूरत बात है, सुने. शूट करने से पहले द गन एंड द बुलेट, बोथ ऑफ देम, दे आर एट रेस्ट, है ना? रुके हुए हैं ना. अभी हमने ना गन मूव करी ना बुलेट मूव करी है. जब हम शूट कर देते हैं ना, तो बुलेट स्टार्ट्स टू मूव राइटवर्ड्स. मतलब बुलेट ने राइट की तरफ एक मोमेंटम गेन कर लिया. हालांकि शूट करने से पहले एवरीथिंग हैड जीरो मोमेंटम, बट द बुलेट हैज गेन्ड सम राइटवर्ड्स मोमेंटम. अब इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम को भी जीरो होना चाहिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लेकिन बुलेट तो मूव कर रही है, इसका मोमेंटम तो जीरो नहीं है. अब ये जरूरी है दैट गन गेन्स द सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम बैकवर्ड्स. क्यों? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. राइटवर्ड्स मोमेंटम में उतना ही लेफ्टवर्ड्स मोमेंटम ऐड करो तो आंसर कितना आना चाहिए? जीरो. शूट करने से पहले द बुलेट एंड द गन हैड जीरो मोमेंटम इनिशियली. इसका मतलब है शूट करने के बाद भी टोटल मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए. और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब बुलेट राइटवर्ड्स गेन करे और गन लेफ्टवर्ड्स मोमेंटम गेन करे, ताकि दोनों मोमेंटम्स को ऐड करें, टोटल मोमेंटम जीरो आना चाहिए. अदरवाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में कि अगर इनिशियली मोमेंटम जीरो हो एंड सम पार्ट गेन सम मोमेंटम, तो दूसरे वाले का मोमेंटम जीरो रहे. ऐसा पॉसिबल नहीं है, चाहे छोटे स्केल पे बात की जाए चाहे बड़े स्केल पे बात की जाए. अब क्या है भाई तेरे? फिर डायरेक्ट अपनी फ्यूचर जॉब सोच रही है. सड़कों पे चंदा मांगे नहीं कर. जिसकी टांगे पैरालाइज हो, जंप कैसे करेगा? जाहिल आदमी. चलो, ट्रैम्पोलिन भी जब आपने फेंक दिया ना, इसका मतलब आपने ऑलरेडी उसको डाउनवर्ड मोमेंटम दे दिया. हाँ, तो जब खड़ा करेंगे ना उसको. नहीं,
कहने का मकसद ये था कि किसी ना किसी तरह पहले आपको मोमेंटम देना पड़ता है, फिर आप मोमेंटम ले सकते हैं। पेंडिया। आपको एक मजे की बात बता दो, सुनिएगा। पता नहीं आपने शायद कभी एक्सप्लोर किया या नहीं किया। सन सन एंड जुपिटर, और से मेरी बात सुनिएगा। आई मीन कोई रील शील देखी हो इंस्टाग्राम पे यार, क्या हो गया। अच्छा, सीन ये है कि हमें हमारे जहन में ये आइडिया आता है दैट द सन may be stationary, but it's not. If Jupiter goes around like this, around the sun is constantly pulling the Jupiter towards itself, and because of the Newton's third law, the sun also experiences an outward force. अब इसकी एक साइंटिफिक टर्म है जो शायद आपने ना सुनी हो, दैट्स कॉल्ड प्रिसेशन। दैट मीन्स जब जुपिटर गोल घूमता है ना, तो सन अपनी जगह पर कायम नहीं रह सकता। इट हैज टू मूव अ लिटिल बिट ऑन इट्स पोजिशन एज वेल अराउंड दैट सेंट्रल पॉइंट। दैट इज बिकॉज अगर इसको एक चेंज इन मोमेंटम फील हो रहा है तो इसको भी होना जरूरी है, अदरवाइज द लॉ विल गेट वायलेटेड। आपको एक मजे की बात और बताता, थोड़ी सी एडवांस बात है। क्या आपको ये पता है, हाँ, नहीं पता होगा, थोड़ी सी एडवांस बात है। मैस एंड एनर्जी आर द सेम थिंग्स। मैस E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन मनुष्य खुद तो मर गया था, हमारे लिए मुसीबत छोड़ गया, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इट सजेस्ट दैट मैस कैन गेट कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी कैन गेट कन्वर्टेड टू मैस। आपको पता है, पेट स्कैन सुना कभी आपने? मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरी सुन लो प्लीज। पेट स्कैन सुना कभी आपने? सीईटी, पेट स्कैन। अल्लाह ना करे किसी को करवाना पड़े कभी। बहरहाल, पेट स्कैन इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग अनोमलस सेल्स इन आवर बॉडी। और होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक रेडियो एक्टिव मटीरियल डालते हैं, और उससे एक पॉजिट्रॉन पैदा होता है, मैटर पैदा हो जाता है। हालांकि वो तो हो ही नहीं सकता, लेकिन पैदा होता है। कैसे होता है बाद में जाके सीखेंगे। अब उसकी वजह से एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट हमारी बॉडी में से रेडिएशंस निकलती हैं, और वो हमेशा दो निकलती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट राइटवर्ड्स मोमेंटम गेन कर लेता है तो दूसरे को लेफ्टवर्ड्स भी गेन करना पड़ता है ताकि टोटल मोमेंटम जीरो रहे। इसलिए करते नहीं ना, ऐसे थोड़ी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप मेरा दिल करा पेट स्कैन कर दे मेरा। ऐसा नहीं होता बेटा। जो बेचारे टर्मिनल पेशेंट्स होते हैं ना, उनको कुछ नहीं करते। नहीं, इतनी जल्दी नहीं मर जाता ना। अगर देख, कैंसर से उसने 1 साल में मरना है, और पेट स्कैन करके ऐसी इंफॉर्मेशन पता लग जाए कि वो बेचारा 5 साल जिंदा रह सके, तो कहेगा हाँ ठीक है कर दो। सही है ना? नहीं होती यार, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, तो बाद में पता लगता है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, तारिक जमील कहते हैं आपको प्यार से। अरे चलना चुप हो, पेंड। चलो, एक क्वेश्चन मेरे लिए सॉल्व करो। इस गन का मैस है 5 किलोग्राम्स, और इस बुलेट का मैस है 20 ग्राम्स। क्यों? किलोग्राम ही का जाहिल आदमी, ग्राम्स का है। अच्छा, अब जब हमने इसको शूट कर दिया तो ये बुलेट आगे जा रही है 200 मीटर्स पर सेकंड से। सवाल ये पैदा होता है कि इस गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी। तुम क्या हो, एसीपी प्रद्युमन नाम है तुम्हारा? बस ये दो ही ऑब्जेक्ट है। सही। फाइंड आउट करके दिखाएं कि इस बुलेट की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। करे ना। क्या और क्या, कब तू तुझे मैं ये ले, कल अब सॉल्व करके तुझे।
डाला है बाहर। डाल। हाँ, ये ये बंदा कह रहा है 2 मीटर्स पर सेकंड, देखते हैं बाकियों का क्या है। सवाल ये है, इसकी रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। ये बिफोर है और ये आफ्टर है, यही सवाल है। रिकॉइल का मतलब है जो ये गन पीछे की तरफ वेलोसिटी फील करेगी वो कितनी होगी। क्यों नहीं हो सकती? 5 kg का मैस है। गन्स अलग अलग साइजेस की होती हैं यार। यार नहीं है ये पिस्टल, कोई और गन है यार, ये कोई 32 बोर, जो भी है। हाँ जी, पंगा नहीं लेना आज। देखते हैं। फॉर्मूला तो फिर से वही है, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स। अभी हमने शूट नहीं किया, सारा कुछ रेस्ट पे है। तो मुझे बताएं इनिशियल मोमेंटम कितना है। इनिशियल मोमेंटम है 0, शाबाश। अब बुलेट का मास तो था 20 ग्राम्स, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 20 को 1000 से डिवाइड करते हैं, जितना भी है इसके साथ 200 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम कितना आया? 4। बुलेट का मोमेंटम आ गया 4। और गन का मोमेंटम कितना आएगा? मास मल्टीप्लाइड बाय द नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। नेगेटिव क्यों? लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। मास मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव वेलोसिटी प्लस 4। अब यहां से ये v हमने फाइंड करना है। -5v+4 इक्वल टू 0। ये -5v इधर जाके +5v हो जाता है। v इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 0.8 मीटर्स पर सेकेंड। गलत हो गया ना? पिस्ती, पिस्ती, शोखे नहीं होना होता। फर्स्ट लेसन दैट यू शुड लर्न फ्रॉम दिस, the answer should be 0.8 meters per second। किसी का ठीक भी निकला था कि नहीं? अच्छा, इसका देखा क्यों है कि घर वाले इसका नहीं देखते, मतलब सेकंड। ले जी, आज के लिए एक आखिरी बात आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हमारा ये फोर्सेस एंड मोमेंटम वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। कल देयर वाज दिस असाइनमेंट ड्यू। कल सिर्फ 4-5 लोगों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाया है। मैं आज के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ, आज रात 12 बजे तक आपका असाइनमेंट नंबर 2 मुझे मिलना चाहिए। ओके, असाइनमेंट नंबर 2 आपके ग्रुप में पोस्टेड है, मैं उसकी फोटो कॉपी नहीं करवा सका। एक आखिरी चीज है, इम्पल्स। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। इनर्शिया डिस्कस हो गया है, इट इज द रिलक्टेंस टू द चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहले हो चुका है। इम्पल्स को हम आई से शो करते हैं, एंड इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ कांटेक्ट। यानी कोई फोर्स कितनी देर के लिए लगी है। एफ इज फोर्स इन न्यूटन एंड टी इज द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। टाइम ऑफ एप्लीकेशन इसका यूनिट होना चाहिए सेकेंड्स। ये है इम्पल्स। इम्पल्स न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, ये इसका यूनिट है, न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या हुआ? इतना मुश्किल तो नहीं है कि तुम सेकंड गिन रहे हो। मैंने और पढ़ाने हैं अभी 5 मिनट और, बोलो। हाँ जी, नहीं नहीं खत्म हो गया, 2 मिनट ऊपर हो चुके। चलें, आज के लिए बस इतना ही है जी। थैंक यू वेरी मच। आपसे अब अगली क्लास में मुलाकात होती है इंशाल्लाह।